नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जुलाई और अगस्त के महीने में जितनी भी साइंस टेक से रिलेटेड, मोस्टली डिफेंस टेक से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में। ये लेक्चर आरएस प्रीलिम्स, आरएस मेंस और पीएसआई तीनों की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज के लेक्चर में हम मोस्टली बात करेंगे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के बारे में। इन प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट प्रकार की सबमरीन्स या फिर युद्धपोत वगैरह का निर्माण किया जाता है। तो इस लेक्चर को आप पूरा देखिए। तो इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले देखते हैं, चर्चा में रहा प्रोजेक्ट 77। अब देखिए, डीआरडीओ खुद या किसी अन्य संस्था के साथ मिलकर कई प्रकार के प्रोजेक्ट चला रहा है, जिसमें से एक है प्रोजेक्ट 77। अब इस प्रोजेक्ट 77 में क्या है कि भारत सरकार ने प्रोजेक्ट 77 के तहत 2 अत्याधुनिक परमाणु ऊर्जा चालित हमलावर पनडुब्बियों यानी SSN के निर्माण को मंजूरी दे दी है। अब यहाँ सीधा सीधा आप ये समझिए कि प्रोजेक्ट 77 किससे संबंधित है। तो यह ध्यान रखना, पनडुब्बियों से। ये ध्यान रखना कि पनडुब्बियों के निर्माण से संबंधित है, सबमरीन के निर्माण से संबंधित है। अब एक किस टाइप की है प्यारे बच्चों? परमाणु ऊर्जा से चलने वाली है और ये अटैक सबमरीन है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कैसी है? अटैक सबमरीन है। और किससे चलेगी? न्यूक्लियर पावर से चलेंगी। न्यूक्लियर पावर से चलेगी, ठीक है। इन पनडुब्बियों को बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क आपने सुना होगा। यहाँ बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अब ये बार्क है, ये महाराष्ट्र में स्थित है, द्वारा विकसित अगली पीढ़ी के 190 मेगावाट के कॉम्पैक्ट लाइट वाटर रिएक्टर CLWR आपने पढ़ा होगा कई बार। कॉम्पैक्ट लाइट वाटर रिएक्टर है, जिसको B2 भी कहते हैं। B2 यानी बार्क के द्वारा निर्मित है, इसलिए इसको B2 कह देते हैं, से लैस किया जाएगा। पनडुब्बियों का निर्माण विशाखापट्टनम में शिप बिल्डिंग सेंटर SBC में किया जाएगा। यहाँ हिंदुस्तान शिप बिल्डर लिमिटेड, वो विशाखापट्टनम में स्थित है, वहाँ पर इन 2 पनडुब्बियों को बनाया जाएगा। पहली पनडुब्बी 2036-37 और दूसरी 2038-39 तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इस परियोजना को 40,000 करोड़ खर्च करने के साथ अक्टूबर 2024 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ये ध्यान रखना है आपको, कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी ने क्या दे दी है? मंजूरी दे दी है। यह है इंडो रूसी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दागने में सक्षम वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से लैस है। यानी कि ये जो पनडुब्बी है प्यारे बच्चों, इस पनडुब्बी में जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको लॉन्च करने के लिए यहाँ एक ऐसा केबिन होगा। ये वर्टिकल रूप से ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ से लॉन्च होंगी, ठीक है। तो जो ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च होती है वो इस पनडुब्बी से वर्टिकल रूप से यानी ऊर्ध्वाधर रूप से लॉन्च होने की कैपेसिटी इन पनडुब्बियों में होगी। तो ये था अपना प्रोजेक्ट 77। इसी को थोड़ा सा आगे देखते हैं कि प्रोजेक्ट 77 है, इसके उद्देश्य क्या हैं? कि भारत की समुद्री सुरक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में उपस्थिति को मजबूत करने के लिए परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर यानी अटैक सबमरीन्स का एक बेड़ा हासिल करना है। दूसरा है स्वदेशी विकास। देखो, इस परियोजना में L&T एक कंपनी है भारत की। जैसी भारतीय कंपनियों और DRDO जैसे संगठनों के साथ सहयोग शामिल है, यानी L&T, लार्सन एंड टुब्रो तथा DRDO, ये दोनों मिलकर इसमें काम करेंगे। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा जाए कि प्रोजेक्ट 77 किसके सहयोग से संचालित है, तो L&T के सहयोग से संचालित है। और किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। अब इसमें देखिए, एक तो सामरिक बनाम रणनीतिक। तो देखिए, सामरिक अरिहंत श्रेणी जो है कि पनडुब्बियों के विपरीत प्रोजेक्ट 77 में जो पनडुब्बियां बनेंगी वो सामरिक होंगी, ठीक है, यानी सीधे युद्ध में तैनात किए जाएंगी। तो 2 चीजें ध्यान रखना, एक तो स्ट्रेटेजिक है,
ठीक है, और एक है सामरिक। सामरिक यानी टैक्टिकल। तो सामरिक को हम सीधे युद्ध में डिप्लॉय कर सकते हैं, वॉर में डिप्लॉय कर सकते हैं, और रणनीतिक यानी स्ट्रेटेजिक वो होती है जिनके नाते युद्ध होता ही नहीं है। जैसे आप थोड़ा इसे समझिए कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, वो टैक्टिक मिसाइल है, तो उसको जैसे युद्ध होता है हम अटैक में ले आते हैं। लेकिन अग्नि 5, अग्नि 6 जैसी मिसाइल है, ये रणनीतिक है, यानी दुश्मन को डर होता है कि यदि हम भारत के साथ युद्ध करेंगे तो उनके पास ऐसे न्यूक्लियर कैपेबल जो मिसाइल्स हैं वो हैं, तो उनके नाते युद्ध ही नहीं होते हैं डर के कारण। ठीक है, तो दोनों चीज हैं, आप समझ गए होंगे। अब भारत की कुछ अन्य पनडुब्बियां हैं जो चर्चा में रहती है, उनकी बात कर लेते हैं। एक तो अरिहंत क्लास है, तो SSBN है ये, ठीक है। INS अरिहंत, INS अरिघाट और INS अरिदमन, ये 3 इसके अंतर्गत हैं। एक कलवरी क्लास है, ये स्कॉर्पियन श्रेणी की है। अब ये स्कॉर्पियन फ्रांस के द्वारा फ्रांस की एक पनडुब्बी की श्रेणी है स्कॉर्पियन, तो वो है। तो ये प्रोजेक्ट 75 है, उसके तहत कलवरी क्लास की जो यानी स्कॉर्पियन क्लास की जो सबमरीन है वो डेवलप की गई है। अब प्रोजेक्ट 75 है प्यारे बच्चों, फ्रांस के सहयोग से निर्मित है, और इसमें ये मुख्य रूप से ये 6 प्रकार की जो पनडुब्बियां हैं वो बनी है, जिसमें INS कलवरी है, INS खंदेरी है, INS करंज है। तो यह ध्यान रखना 3K, कलवरी, खंदेरी और करंज। फिर है वेला, वागीर और वागशीर, INS वेला, INS वागीर और INS वागशीर। अब ये 6 की 6 हैं प्यारे बच्चों, 6 की 6 हैं। ये मछलियों के नाम हैं, ये ध्यान रखना आपको। हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में पाई जाने वाली मछलियों के नाम हैं 6 के 6। तो कलवरी, खंदेरी, करंज, वेला, वागीर, वागशीर, यानी 3K और 3V। ऐसे याद रख लेना कि कलवरी क्लास या स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बियां हैं जो फ्रांस के सहयोग से प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत निर्मित की गई है, उसमें कौन कौन सी है, 3K और 3V। ठीक है, तो इस तरह से ये भारत की पनडुब्बियां थी। प्रोजेक्ट 77 और प्रोजेक्ट 75 दोनों के बारे में आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं INS निस्तार। तो देखिए, भारतीय नौसेना के बेड़े में देश का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल। अब ये ध्यान रखना INS निस्तार क्या है। पहले तो ये INS है, कई बच्चे इसको नहीं समझते होंगे, इंडियन नेवल शिप या सिस्टम, इंडियन नेवल शिप या सिस्टम, ठीक है, INS कहते हैं। तो पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल है। वेसल का मतलब होता है एक वाहन यानी यान, ठीक है। अब DSV भी कहते हैं। INS निस्तार है, ये शामिल हो गया है, और इसमें 80% से ज़्यादा कंपोनेंट है वो इंडिजीनियस हैं, यानी कि स्वदेशी हैं। क्लियर। विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी HSL में INS निस्तार को नौसैनिक बेड़े में शामिल किया गया है। अब इसमें जो तकनीकी उपकरण है प्यारे बच्चों, इसमें एक तो रिमोट से चलने वाले वाहन हैं यानी रिमोट ऑपरेटिंग वेसल्स, सेल्फ प्रोपेल्ड हाइपरबेरिक लाइफ बोट है HPHL, और डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल है, और एक ऑन बोर्ड ऑपरेशन थिएटर है ये, ठीक है, और ICU जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। तो यहाँ ये जो है अपना INS निस्तार, इसमें सारे के सारे उपकरण हैं वो लगे हुए हैं। यह 300 मीटर की गहराई तक गोताखोरी और बचाव कार्यों में सहयोग कर सकता है। देखिए, कई बार क्या होता है, समुद्र में कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो वहाँ उनके बचाव के लिए INS निस्तार है, इसको लॉन्च किया गया है। यह सतह से काफ़ी नीचे संकटग्रस्त पनडुब्बियों से कर्मियों को बचाने के लिए और निकालने के लिए गहरे जलमग्न बचाव पोत के रूप में भी काम करेगा। तो ये रहा आपका INS निस्तार, इसकी पिक्चर देख लीजिए तो आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट है पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अजय। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा है। कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ये ध्यान रखना, यदि आपसे पूछे कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कहाँ है, GRSE कहते हैं, तो ये कोलकाता में है। ये कहाँ है, कोलकाता में है। और आपसे पूछे
कि हिंदुस्तान शिप बिल्डर्स लिमिटेड कहाँ है, विशाखापट्टनम में है। आपसे पूछे मंझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड कहाँ है, तो वो मुंबई में है। भारतीय नौसेना के लिए तैयार की गई 8 पनडुब्बी रोधी जलपोतों की श्रृंखला का अंतिम पोत है अजय, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसका सफलतापूर्वक जलावरण किया गया है। ASWC यानी पनडुब्बी रोधी सैलो वाटर क्राफ्ट। अब ये क्या है, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट। अब ये सैलो वाटर क्राफ्ट क्या है प्यारे बच्चों, सैलो का मतलब होता है उथला, उथला या कम गहरा, कम गहरा। तो यहाँ ध्यान रखना कम गहरे या उथले पानी में ही ये काम करता है। और इसका कौन सा, ये 8वां और अंतिम है। अब आप कहोगे ASW या SWC के 8 कौन कौन से हैं, तो ये भी अपन देख लेते हैं एक बार। इधर देखिए, INS अर्नाला, INS अजय, INS माला, INS माहे, INS मालवन, INS मंगरोल, INS मुल्की और INS मालपे। ये सारे के सारे 8 हैं, जिसमें से 8वां अंतिम कौन सा है, INS अजय है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा एक पनडुब्बी रोधी सैलो वाटर क्राफ्ट नहीं है, और 3 ऑप्शन इनमें से दे दे, एक ऑप्शन डिफरेंट दे दे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं और साथ के साथ SI में भी पूछे जाने की संभावना है। इनकी प्रमुख विशेषताओं में सतही लक्ष्यों के विरुद्ध कार्रवाई करना, खदान बिछाने की क्षमता और तटीय क्षेत्रों में गश्त शामिल है। अब आप कहोगे खदान बिछाने की क्षमता क्या है, तो कई बार आपने सुना होगा कि जो ऑफशोर और ऑनशोर 2 प्रकार के जो हमारे पेट्रोलियम के भंडार मिलते हैं या पेट्रोलियम का एक्सप्लोरेशन किया जाता है। तो जो ऑफशोर हैं यानी अपतटीय जो क्षेत्र हैं, जैसे बॉम्बे हाई है, बसीन क्षेत्र है, या फिर KGB कावेरी कृष्णा बेसिन है, या कावेरी कृष्णा गोदावरी बेसिन है, वहाँ पर जो रवा क्षेत्र है, तो वहाँ पे भी एक्सप्लोरेशन किया जा रहा है या रिसर्च की जा रही है, तो वो उनको कहते हैं खदान। तो खदान का मतलब ये है कि समुद्रों में जो तेल वगैरह, पेट्रोलियम गैस वगैरह निकाली जा रही है, उसके लिए। ये युद्धपोत हल्के टारपीडो, पनडुब्बी रोधी रॉकेट और अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। टारपीडो वो होते हैं जो इन जो बैटल क्राफ्ट जो होते हैं या जो सबमरीन्स होते हैं, उसमें जो पानी से पानी में मार करने वाली जो छोटी मिसाइल्स होती हैं, वो टारपीडो होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं युद्धपोत हिमगिरी। देखो नीलगिरी श्रेणी की एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 17A, प्रोजेक्ट 17A, ये ध्यान रखना आपको। इसके तहत नीलगिरी श्रेणी के क्या बनाए जा रहे हैं, कुछ युद्धपोत बनाए जा रहे हैं। और इसमें क्या है, इसका ये तीसरा और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE में निर्मित श्रेणी का 31 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। अब यह ध्यान रखना कि जो प्रोजेक्ट 70A है, इसमें 2 प्रकार से बन रहे हैं युद्धपोत। कहाँ, कैसे, एक तो MDL बना रहा है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो मुंबई में स्थित है। ये कहाँ पे है प्यारे बच्चों, ये है मुंबई में, एक तो ये ध्यान रखना। दूसरा है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE, ये कहाँ पे है, कोलकाता, कोलकाता। अब यहाँ जो बन रहे हैं 7, कितने बन रहे हैं, 7। अब ये 7 में से देखिए, नीलगिरी, INS नीलगिरी, INS उदयगिरी, INS तारागिरी, INS महेंद्रगिरी, ये 4 तो बन रहे हैं MDL में, ठीक है। और गार्डन रिच रिसर्च बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में बन रहे हैं 3, कौन से, INS हिमगिरी, INS दूनागिरी और INS विंध्यगिरी। तो यहाँ ये कह रहा है कि भाई इसका तो प्रोजेक्ट 17A का तो कौन सा है, तीसरा, और गार्डन रिच में बनने वाला कौन सा है, पहला, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ आपसे पूछ ले कि प्रोजेक्ट 17A के तहत MDL के द्वारा निर्मित युद्धपोत नहीं है, तो 3 तो इसमें से दे दे, INS नीलगिरी, INS उदयगिरी, INS तारागिरी, और एक दे दे INS हिमगिरी। तो INS हिमगिरी है प्यारे बच्चों, जो किसके द्वारा निर्मित है, GRSE के द्वारा निर्मित है। अब देखिए प्रोजेक्ट 17A है, इसमें ये प्रोजेक्ट 70 है एक, जिसमें शिवालिक श्रेणी के युद्धपोत का निर्माण किया गया था। इनकी तुलना में उन्नत हथियार और सेंसर सूट से सुसज्जित है, जिन्हें संयुक्त डीजल
या गैस प्रपल्सन प्लांट्स के साथ बनाया जा रहा है। इसमें दोनों प्रकार के प्रपल्सन या प्रणोदक या ऐसे कह लीजिए फ्यूल यूज किया जाएगा, जिसमें डीजल और गैस दोनों होंगे। हथियार समूह में सुपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली तथा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली। अब यहाँ ध्यान रखना, सुपरसोनिक तो कौन सी है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, और दूसरी कौन सी है, मध्यम दूरी की कौन सी, सरफेस टू एयर मिसाइल। दोनों प्रकार की इसके ऊपर क्या की जाएंगी, लगाई जाएंगी। और एक 76 mm की या मिलीमीटर की गन तथा रैपिड फायर क्लोज इन हथियार प्रणालियों का संयोजन इसमें शामिल है। तो युद्धपोत हिमगिरी आप समझ गए होंगे किसके अंतर्गत निर्मित है, प्रोजेक्ट 17A या प्रोजेक्ट 17A, ठीक है। अब इसके अलावा प्रोजेक्ट 17 था, वो शिवालिक श्रेणी के युद्धपोत से संबंधित हैं, जिसमें INS शिवालिक, INS सतपुड़ा, INS सह्याद्री आदि शामिल हैं। क्लियर। अब देखिए इन सबके नाम हैं जो भारत की जो पर्वत श्रेणियां हैं या पहाड़ियां हैं उनके नाम के ऊपर है। आगे देखते हैं प्रोजेक्ट 18 डिस्ट्रॉयर। अब देखिए डिस्ट्रॉयर क्या है, तो देखिए अब ये जो युद्धपोत होते हैं प्यारे बच्चों, ये कई प्रकार के हैं। एक तो बैटल वॉरक्राफ्ट होते हैं, डिस्ट्रॉयर होते हैं, फ्रिगेट होते हैं, क्रूजर होते हैं। तो यहाँ विध्वंसक की बात करी गई है, विध्वंसक की बात करी गई है, यानी डिस्ट्रॉयर की बात करी गई है। भारतीय नौसेना ने अगली पीढ़ी के विध्वंसक युद्धपोत प्रोजेक्ट 18 यानी P18 पर काम शुरू कर दिया है। यह जहाज मौजूदा विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर से आकार और ताकत दोनों में कहीं आगे होगा। वर्तमान में जो हमारे इंडियन नेवी के पास जो डिस्ट्रॉयर हैं वो विशाखापट्टनम श्रेणी के हैं या विशाखापट्टनम क्लास के हैं, उनसे ज़्यादा ताकतवर होंगे ये। 13,000 टन की डिस्प्लेसमेंट के कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार क्रूजर श्रेणी में रखा गया है। देखो डिस्ट्रॉयर है, लेकिन जो ज़्यादा बड़े डिस्ट्रॉयर होते हैं, ज़्यादा बड़े फ्रिगेट होते हैं, वो क्रूजर श्रेणी में शामिल होते हैं, ठीक है, जो 10,000 टन से अधिक के युद्धपोतों पर लागू होती है। यानी ऐसे युद्धपोत जो 10,000 टन से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट रखते हैं वो किस में शामिल हो जाते हैं, क्रूजर श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। नौसेना वर्ष 2035 तक अपने फ्लीट में 170 से 175 युद्धपोत शामिल करने की योजना पर काम कर रही है। P18 में DRDO द्वारा विकसित 4 AESA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार पैनल होंगे। यह मल्टी सेंसर मास्ट और एस बैंड रडार वॉल्यूम सर्च रडार की मदद से 500 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तक सतह व आकाश में निगरानी कर सकेगा। तो इसमें ये ध्यान रखना, ये कुछ रडार हैं, मल्टी सेंसर मास्ट रडार, एस बैंड रडार और वॉल्यूम सर्च रडार की आवाज़ को कैच करता है ये। तो ये रडार क्या करेंगे, 500 किलोमीटर की ज़्यादा की जो दूरी है वहाँ तक क्या कर सकेंगे, आकाश में निगरानी कर सकेंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL और DRDO द्वारा संयुक्त रूप से इनको निर्मित किया जाएगा। तो आपसे पूछे कि जो P18 है इसमें क्या किया जाएगा, इसमें डिस्ट्रॉयर बनाए जाएंगे, विध्वंसक युद्धपोत बनाए जाएंगे, और ये किस किस की सहायता से, एक तो है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और एंड एक है DRDO। तो कुछ ये 2-4 प्रश्न आपके बनते हैं, इनका ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट देखते हैं INS अरिदमन। देखो भारत की तीसरी परमाणु पनडुब्बी है INS अरिदमन। भारत अपनी अब तक की सबसे उन्नत परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिदमन यानी S4 वर्तमान में समुद्री परीक्षण के चरण में है। तो आपने INS अरिदमन का नाम सुना होगा, ठीक है। विशाखापट्टनम स्थित जहाज निर्माण केंद्र में निर्मित यह है 83 मेगावाट के CLWR B1। अब यहाँ ध्यान रखना, अपन ने बात करी थी कॉम्पैक्ट लाइट वाटर रिएक्टर की, CLWR B2 की बात करी थी अपन ने, ये क्या है B1। B1 क्यों है, बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर परमाणु रिएक्टर से संचालित होगी। अरिदमन में 8 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। अरिदमन में 8 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब है, यानी कि यदि हम INS अरिदमन को देखते हैं कि ये मान लीजिए INS अरिदमन है, तो यहाँ वर्टिकल रूप से 8 लॉन्च ट्यूब है जहाँ से मिसाइल को लॉन्च वर्टिकल रूप से किया जाएगा, ठीक है। जो INS अरिहंत की क्षमता से दुगनी है। INS अरिहंत में कितनी है बेटा, 4 हैं, कितनी है, 4 हैं। यह 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली 8
K4 SLBM, SLBM यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को SLBM कहते हैं। और 24 कम दूरी की K15 को प्यारे बच्चों सागरिका भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, K15 को सागरिका भी कहते हैं। मिसाइल से लैस है। इस पनडुब्बी में लगभग 70% कंपोनेंट क्या है, स्वदेशी है। न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में सम्मिलित पनडुब्बियां कौन कौन सी हैं देख लीजिए। INS अरिहंत है जिसको S2 क्लास भी कहते हैं, INS अरिघट है या अरिघाट भी कहते हैं, S3 कहते हैं, INS अरिदमन है यानी S4। INS अरिहंत है, ये फर्स्ट है, ये ध्यान रखना है, ये क्या है, फर्स्ट है, ठीक है। 2016 में कमीशन करी गई थी, 2018 में इसकी पहली गश्त चालू हुई थी। और INS अरिघाट है 2024 में कमीशन की गई थी। और INS अरिदमन है, ये भी चर्चा में है क्योंकि इसके समुद्री परीक्षण किए जा रहे हैं और ये उम्मीद है कि 2025 के अंत तक इसको भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में मुख्य रूप से जो जुलाई अगस्त के महीने में डिफेंस टैक्स से संबंधित जितने भी प्रोजेक्ट थे या फिर ऐसे कह लीजिए कि जितने भी युद्धपोत सबमरीन जो चर्चा में रहे हैं उनके ऊपर डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। धीरे धीरे हम ऐसे ही टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी से रिलेटेड लेक्चर्स लेके आते रहेंगे। और आपकी डेली करंट अफेयर क्लास है वो 2 दिन तक स्टॉप रहेगी और संडे से वापस कंटिन्यू हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।